तो अभी हम करने वाले हैं डायनामिज्म इन इंडिया यूएस टाइज। डायनामिज्म होता है कि क्या प्रोग्रेस हो रही है या फिर क्या चेंजेस या आ रहे हैं इंडिया और यूएस के बीच में, तो इसको हम बोलेंगे डायनामिज्म। तो डायनामिज्म हम देखेंगे कि इंडिया और यूएस के बीच में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। इंटरेक्शंस बिटवीन Indian MPs and members of US Congress are significant and should be institutionalized। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट होता है वैसे ही यूएस में पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं। तो इंडियन एमपीज के बीच में और मेंबर्स ऑफ यूएस कांग्रेस के बीच में अभी रिसेंटली कोई इंटरेक्शन हुआ है और इस इंटरेक्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना चाहिए, मतलब इसको अच्छे से एस्टेब्लिश कर देना चाहिए। इस बारे में ये आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल किसने लिखा है? प्रसाद कुंदुरी ने। पहले हम देखेंगे ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री होता है एक फॉलोड पाथ, ठीक है, गिवन पाथ को बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। सो द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडिया यूएस बाइलेटरल टाइज कंटिन्यूज टू गो अप। तो मतलब जिस रास्ते पे इंडिया और यूएस के बाइलेटरल रिलेशंस चल रहे हैं वो मतलब ऊपर जा रहे हैं। रिलेशंस आर गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। While there are regular interactions among officials at various levels and various sectors, as well as people-to-people engagement, there are no formal interactions between MPs in India and members of US Congress। तो यहाँ पे पहले बताया गया है कि जो US है और इंडिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेगुलर इंटरेक्शंस होते रहे हैं अलग अलग ऑफिशियल्स के बीच में, चाहे मान लो वो डिफेंस मिनिस्टर हो इंडिया का और यूएस का, उनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है, फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच का इंटरेक्शंस, इनफैक्ट हेड जो होता है हेड ऑफ द कंट्री उनके बीच का इंटरेक्शंस, पीपल टू पीपल एंगेजमेंट, ये सब चीज़ें हमने अभी तक देखी हैं। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा कि इंडिया के जो एमपीज़ हैं जो पार्लियामेंट में हमारे बैठते हैं और जो यूएस के कांग्रेस में मेंबर्स बैठते हैं उनका अभी तक कोई फॉर्मल इंटरेक्शन देखने को नहीं मिला है। अब देखेंगे विजिट टू इंडिया। तो इन नवंबर अ कांग्रेशनल डेलीगेशन, कोडल जिसको बोल रहे हैं, लेड बाय यूएस सीनेटर। सीनेट देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे इंडिया में 2 हाउसेज होते हैं ऐसे ही यूएसए में भी 2 हाउसेज होते हैं। तो उसमें जो अपर हाउस होता है उसको सीनेट बोलते हैं, जैसे हमारा राज्यसभा होता है वैसे उनका सीनेट होता है। बट यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर वन थिंग, इंडिया के पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट, लेकिन अमेरिका के केस में ये नहीं होता है। अमेरिका के केस में प्रेसिडेंट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कांग्रेस। तो हम बात कर रहे थे कि नवंबर में एक कोडेल विच वॉज लेड बाय यूएस सीनेटर जॉन कॉर्नियन traveled to Indo-Pacific Command countries including Philippines, ताइवान एंड इंडिया। अब देखो नवंबर में क्या हुआ है कि जो कांग्रेशनल डेलीगेशंस आए हैं, उनका जो पार्लियामेंट है उसकी तरफ से एक डेलीगेशंस आए हैं, एक मेंबर्स सेंड करे गए हैं जिनको लेड किया था, मतलब जिसका हेड था यूएस का सीनेटर, अपर हाउस का जो यूएस है, यूएस के अपर हाउस का मेंबर था जॉन कॉर्नियन। वो इंडो पैसिफिक कमांड कंट्रीज में उसने ट्रेवल किया था। तो इंडो पैसिफिक एरिया आपको पता ही होगा, इंडो पैसिफिक नाम जो है वो अमेरिका ने दिया है, एंड विच हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया इन दिस रीजन। ठीक है, तो ये जो इंडो पैसिफिक कंट्रीज हैं जैसे कि फिलीपाइंस है, ताइवान है एंड इंडिया है, इन सब कंट्रीज में ये जो यूएस लेड मतलब कांग्रेशनल लेड डेलीगेशंस है जिसको हेड किया है जॉन कॉर्नियन ने, इसने विजिट किया है। In New Delhi, 6 members delegations interacted with Prime Minister Narendra Modi, External Affairs Minister S. Jaishankar and representatives of Dalai Lama। तो ये जो डेलीगेशन आया था इंडिया में, इन्होंने मोदी जी से, जयशंकर जी से और जो भी रिप्रेजेंटेटिव है दलाई लामा से, उनसे इन्होंने इंटरेक्शन किया। 6 मेंबर्स आए थे वहाँ से। तो सीनेटर कॉर्नियन इज अ सीनियर मेंबर्स ऑफ रिपब्लिकन पार्टी, तो ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं कॉर्नियन, एंड को फाउंडर्स एंड को चेयर ऑफ सीनेट कॉकस ऑन इंडिया। तो एक ये टाइप का ऑर्गेनाइजेशन जो भी बनाया गया है इसके ये को फाउंडर्स हैं, इसको अभी ये चेयर करते हैं और ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं। एंड इंडियन अमेरिकन्स के ऊपर जो ये सीनेट कॉकस बनाया गया है इसको भी ये
चेयर करते हैं आज के टाइम पे, along with other members also. Mr. Modi and the members of the delegation noted the increasing convergence of strategic interest between India and the US and said they would like to further enhance cooperation to promote global peace and stability. तो जो मोदी जी हैं और ये जो डेलीगेशंस के 6 मेंबर्स जो इंडिया में आए थे, इन सब ने एक चीज़ पे एग्री किया कि जो इंडिया का और यूएस का रिलेशंस है उसमें कन्वर्जेंस देखने को मिल रही है, स्पेशली जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है. वैसे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट होता है कि कंट्री का मिलिट्री पर्सपेक्टिव से जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, और या फिर आप सुप्रीम इंटरेस्ट भी बोल सकते हो इस चीज़ को. तो इंडिया और यूएस का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट में कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है. दोनों कंट्री कोऑपरेट करने की कोशिश कर रही है और ये चाहते हैं कि हम ये जो कोऑपरेशन है इसको फर्दर एनहांस करेंगे ताकि ग्लोबली पीस और स्टेबिलिटी आए. After the trip, Senator Cornyn said the Indo-Pacific is the largest military theater in the world and our allies there are invaluable to ensuring that we can counter China's overreach. तो ट्रिप के बाद जो सीनेटर कॉर्नियन है उसने कहा था कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री थिएटर है, ठीक है. यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाएं ज़्यादा हैं क्योंकि चाइना का यहाँ पे एक फैक्टर देखने को मिलता है क्योंकि चाइना इस एरिया में कब्जा करने की कोशिश करना चाहता है. आपको पता है चाइना की 9 लाइन, और चाइना ने यहाँ पे आई थिंक मोरक्को में भी कोई पोर्ट वगैरह लिया है. श्रीलंका का पोर्ट अब चाइना के हाथ में 499 ईयर्स लीज पे उसने लिया है क्योंकि श्रीलंका डेट रीपे नहीं कर पाया था, तो अब वो चाइना के हाथ में है 499 ईयर्स. तो मतलब चाइना का जो प्रेजेंस है इस एरिया में वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है. तो जो यूएस का सीनेटर है कॉर्नियन, उसने कहा कि इंडो पैसिफिक इज अ लार्जेस्ट मिलिट्री थिएटर इन द वर्ल्ड. तो पूरे वर्ल्ड में इंडो पैसिफिक एरिया है वो लार्जेस्ट मिलिट्री थिएटर्स है और हमारे एलाइज, एलाइज का मतलब तो फ्रेंड्स, और यहाँ पे यूएस किन को रेफर कर रहा है, इंडिया जैसी कंट्रीज को रेफर कर रहा है. सो आर एलाइज देयर आर इनवैल्यूएबल. तो ये जो एलाइज हैं मतलब यूएसए के एलाइज हैं, दे आर इनवैल्यूएबल टू इंश्योरिंग दैट वी कैन काउंटर्स चाइनाज ओवर रीच. तो मतलब इंडिया का भी रोल और कंट्री जैसे कि फिलीपाइंस, इनका रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चाइना की हेजीमनी को काउंटर करने के लिए, चाइना की ओवर रीच को काउंटर करने के लिए. आर डेलीगेशन वॉज एबल टू सी first hand. So, our delegation was able to see first hand the issue facing countries from mainland India to island partners in the Pacific. तो ये कह रहे हैं कि जो हमने डेलीगेशन भेजा है, कांग्रेशनल डेलीगेशंस हैं, उन्होंने फर्स्ट हैंड देखा कि ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पे इंडो पैसिफिक में, जैसे कि इंडियाज हैं और आइलैंड पार्टनर्स हैं, ये क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही हैं. द चाइना ओवरहैंग वॉज विजिबल इन द बैकड्रॉप. तो चाइना का जो ओवरहैंग है, चाइना की जो प्रेजेंस है इस एरिया में जो बढ़ रही है, वो साफ विजिबल है. मिस्टर मोदी अप्रिशिएटेड द consistent support and constructive role of US Congress in deepening India-US comprehensive global strategic partnership. तो मिस्टर मोदी जी हैं, उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि जो यूएस कांग्रेस का सपोर्ट मिल रहा है इंडिया को इन डीपनिंग यूएस इंडिया की जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसके लिए मोदी जी ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया है. उसने कहा कि कांग्रेस ने हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, इसकी वजह से जो हमारे रिलेशंस हैं आपस में वो काफ़ी अच्छे हो पाए हैं. मिस्टर मोदी एंड कोडेल एक्सचेंज्ड व्यूज़ on enhancing the bilateral relations and strengthening the cooperation on contemporary global issues such as terrorism, climate change, and reliable chains for critical technologies. तो कोडल के जो मेंबर्स हैं और मोदी जी हैं, उन्होंने आपस में बातचीत की है कि हम अपने बायलैटरल रिलेशंस को, आपस के रिलेशंस को कैसे ज़्यादा और एनहांस कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं. और इन्होंने कहा है कि हमें बाकी जो भी कंटेम्प्रेरी इशू, मतलब आज के टाइम पे जो भी ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं, उनमें भी आपस में कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है. किन किन इश्यूज़ के यहाँ पे बात की गई है, जैसे कि टेररिज्म हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, एंड रिलायबल चेन फॉर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़. तो जो भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके लिए चेन एस्टेब्लिश करेंगे. मतलब या क्या होता है कि चाइना है,
इट हैज़ बिकम अ सेंटर फॉर ग्लोबल सप्लाई चेन्स। लेकिन कोविड-19 के डिसरप्शंस की वजह से जो ये इसको काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था, इसलिए डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि अलग अलग रिलायबल चेन्स को एस्टेब्लिश किया जाएगा, ताकि जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है उसमें कोई भी डिसरप्शन ना आए। वो कहते हैं ना, वी शुड नॉट कीप ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट। तो अभी हमें चाइना से डाइवर्सिफाई होने की ज़रूरत है। लास्ट मंथ सीनेटर कॉर्नियन एंड डेमोक्रेट कलीग Mark Warner urged President Joe Biden to grant a waiver to India, which faced the prospects of sanctions for procuring S-400 missiles from Russia. तो अक्टूबर में, मतलब लास्ट मंथ में, जो ये सीनेटर है कॉर्नियन और एक और जो कलीग है मार्क वार्नर, उन्होंने प्रेसिडेंट जो बाइडन से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप इंडिया को माफ़ कर दो। एक्चुअली क्या होता है कि जो यूएसए है उसने एक एक्ट बनाया हुआ है, काटसा एक्ट जिसको हम बोलते हैं, और जिसकी फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सिटीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। उस एक्ट के अंडर अगर कोई भी कंट्री सिग्निफिकेंट मिलिट्री वेपन्स लेती है फ्रॉम 3 कंट्रीज, किस किस से, नॉर्थ कोरिया से, ईरान से और रशिया से, तो उन पे जो अमेरिका है वो सैंक्शन लगा देगा। डब्ल्यूटीओ की तरफ से भी सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, आईएमएफ की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे ना यूएसए का काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा वोटिंग राइट्स हैं। तो जो ये सीनेटर्स हैं और डेमोक्रेटिक कलीग्स हैं मार्क, इन्होंने जो बाइडन को रिक्वेस्ट किया कि जो ये सैंक्शंस इंडिया पे ना लगाए जाएं, क्योंकि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया रशिया से S-400 मिसाइल्स खरीद रहा है, जो कि दिसंबर में डिलीवर होंगी। सो 2 days आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम हिज ट्रिप टू इंडिया, कोडिल मेंबर सीनेटर टॉमी ट्यूबरवाइल favored India getting the presidential waiver under the Countering American Adversities through CAATSA Act। तो यहाँ से जाने के बाद जो मैंने बताया ना 6 मेंबर्स आए थे, तो उनमें एक मेंबर्स था टोमी। ठीक है, टोमी ने फेवर किया कि जो वेवर है वो मिलना चाहिए अंडर द काट्सा एक्ट। ये काट्सा एक्ट के बारे में है। मोर ऑन द इश्यूज इन द वर्क्स ऑन कैपिटोल हिल। अब और ज़्यादा कैपिटोल हिल क्या है, जैसे यहाँ पे न्यू दिल्ली है जहाँ पे हमारा पार्लियामेंट है, वहाँ का जो कांग्रेस है वो कैपिटोल हिल वाले एरिया में है, तो वहाँ पे भी और ज़्यादा डिस्कशन हो रहे हैं। The significance of the Cordell visit is not lost in the US, as members of US Congress play an important role in determining the foreign policy, which at times is dictated by the demands of the constituents. जो significance है कोडल का, वो कह रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि जो यूएस का कांग्रेस है, मतलब यूएस का जो पार्लियामेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग द फॉरेन पॉलिसी, कि उनकी किसी भी कंट्री के तरफ क्या फॉरेन पॉलिसी रहेगी। बट डिस्पाइट द रोबस्टनेस, मतलब स्ट्रॉन्गनेस इन इंडिया यूएस रिलेशंस, देयर इज नो इंस्टीट्यूशनल कम्युनिकेशन और इंटरेक्शंस बिटवीन एमपीज इन इंडिया एंड मेंबर्स ऑफ द यूएस कांग्रेस। तो हमारा जो यूएस के साथ रिलेशन है वो इतना मतलब रोबस्ट है, स्ट्रॉन्ग है, स्टिल कोई इंस्टीट्यूशनलाइज कम्युनिकेशन नहीं, मतलब कोई रेगुलर टॉक्स नहीं होते। अभी तो मान लो डेलीगेशंस आ गया वहाँ से, लेकिन जो हमारे एमपीज हैं और जो यूएस कांग्रेस के मेंबर्स हैं उनके बीच में कोई इंस्टीट्यूशनल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं होती रेगुलर बेसिस पे। नोटिंग दैट there is a popular and political support in both countries for a robust इंडिया यूएस पार्टनरशिप। दोनों ही कंट्रीज में पॉपुलर मतलब लोगों का, पॉलिटिकल मतलब जो भी पॉलिटिशियंस है, तो लोगों का भी और पॉलिटिशियंस का भी सपोर्ट है कि इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। द जॉइंट स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ 2+2 डायलॉग इन 2019 स्टेटेड। देखो 2+2 डायलॉग क्या होता है। 2+2 डायलॉग में फॉर एग्जाम्पल इंडिया और यूएस का 2+2 डायलॉग हम बात करेंगे, तो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर वो आपस में इंटरेक्शन करेंगे, और इंडिया के जो एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं और उनके जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं वो आपस में बात करेंगे। तो उस 2019 में जो 2+2 डायलॉग हुआ था उसमें क्या कहा गया था, द मिनिस्टर्स लुक्ड फॉरवर्ड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ India-US parliamentary exchange to facilitate reciprocal visit by parliamentarians of the two countries। कि जो मिनिस्टर्स हैं
ये क्या चाहते हैं कि इंडिया और यूएस के जो पार्लियामेंट मतलब जो पार्लियामेंट्री एक्सचेंज होना चाहिए इंडिया और यूएस का, ताकि जो इंडिया के पार्लियामेंटेरियंस हैं, इंडिया के जो एमपीज हैं, वो यूएसए के पार्लियामेंट को विजिट करे और जो यूएस कांग्रेस के मेंबर्स हैं जो इंडिया पार्लियामेंट को विजिट करे। तो ऐसा 2+2 डायलॉग जो 2019 में हुआ था उसमें भी बोला गया था। With the next edition of the 2+2 dialogue due to be held soon, अब जो नया 2+2 dialogue होगा, आई थिंक बोल रहे हैं कि जनवरी में होगा। The ministers could examine progress on this aspect। तो जो ये इस aspect है कि दोनों के पार्लियामेंटेरियंस को विजिट करना चाहिए, तो इस पे और ज़्यादा डिस्कशन हो सकता है। अभी देखो रिसेंटली 2+2 डायलॉग की बात की गई है कि रशिया में भी हम 2+2 डायलॉग लेके आएंगे और अमेरिका में तो पहले से होता है। इंडिया कैन टेक इट फॉरवर्ड थ्रू द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। तो इंडिया का एक पार्लियामेंट्री ग्रुप होता है जो इंडिया के पार्लियामेंट को अदर पार्लियामेंट से, मतलब जो भी बाकी पार्लियामेंट हैं उनसे कनेक्ट करता है। तो ऐसा माना गया है कि ये जो चीज़ है विजिट वाली, ये इंडिया अपने इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के थ्रू कर सकता है। सो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप विच एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन इंडियन पार्लियामेंट एंड द वेरियस पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। In 1953, the group had first invited then US Vice President Richard Nixon to address MPs in the Central Hall of Parliament। तो 1953 में क्या हुआ, जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है IPG, इन्होंने जो यूएस का उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट था रिचार्ड निक्सन, उसको इनवाइट किया कि हमारे जो MPs हैं उनको आप एड्रेस करो। ठीक है, ओवर द ईयर्स और भी मतलब काफ़ी ज़्यादा MPs थे वहाँ के, मतलब अमेरिका के जो भी MPs हैं उनको इनवाइट किया गया है यहाँ पे हमारे MPs को एड्रेस करने के लिए। तो उनके वहाँ पे MPs तो नहीं बोलेंगे क्योंकि उनकी पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला जाता है, तो मेंबर्स ऑफ कांग्रेस हम कहेंगे। तो वहाँ पे ओवर द ईयर्स प्रेसिडेंट्स जैसे कि ड्वाइट एइजनहोवर, जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन, बैरक ओबामा ऑल्सो एड्रेस्ड MPs एट द सेंट्रल हॉल। तो इन सब ने भी हमारे MPs को एड्रेस किया है। अब बात करेंगे शेपिंग फॉरेन रिलेशंस की। At present there are 8 parliamentary friendship groups of India's। तो आज के टाइम पे इंडिया का जो पार्लियामेंट्री ग्रुप्स है, फ्रेंडशिप ग्रुप्स है, वो 8 कंट्रीज के साथ है जिसमें यूएस नहीं है। तो इंक्लूडिंग जापान, रशिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, तो इन सब के साथ है। द यूएस इज एब्सेंट फ्रॉम दिस लिस्ट। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट what former congressman and veteran Democrat Jim McDermott, पता नहीं क्या है ये, a former co-chairs and pioneers of the India caucus on House side said। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो पहले कांग्रेसमैन, मतलब वहाँ के जो MP टाइप था, ठीक है, जिम के बारे में बताया गया है, मैकडरमोट, उन्होंने इंडियन काउकस वाला जो ग्रुप है वो बनाया था। तो उन्होंने क्या बोला था कि लेजिस्लेटिव इंटरेक्शंस इंजेक्ट डायनामिज्म इन द बायलैटरल रिलेशंस, कि अगर हम लेजिस्लेटिव इंटरेक्शंस करेंगे, मतलब यहाँ का जो पार्लियामेंट है वहाँ की कांग्रेस के साथ अगर इंटरेक्ट करेगा तो इससे क्या होगा, डायनामिज्म आ जाएगा। डायनामिज्म एक टाइप की मतलब एनर्जी आ जाएगी, प्रोग्रेस आ जाएगी इन द बायलैटरल रिलेशंस। डॉक्टर McDermott was part of the CODEL led by John Lewis to commemorate the 50th anniversary of Martin Luther King Jr.'s historic journey to India। अब देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं कौन। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिकन सिविल मूवमेंट में इनका काफ़ी ज़्यादा रोल है। बाद में इनको असैसिनेट कर दिया गया था। तो वहाँ पे जो भी सिविल राइट्स मूवमेंट है उनमें इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो जो मार्टिन लूथर किंग है वो इंडिया में आए तो उसकी 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए एक कोडल ग्रुप भेजा था जॉन लेवाइस ने, जिसमें डॉक्टर जिम मैकडरमोट भी आए थे। कोडल ट्रेवल्स अक्रॉस द वर्ल्ड ड्यूरिंग द पीरियड्स व्हेन कांग्रेस टेक्स अ ब्रेक फ्रॉम द लेजिस्लेटिव वर्क। तो ये जो कोडल है ये ना पूरे वर्ल्ड में विजिट करता है, ये जो डेलीगेशन ग्रुप है कांग्रेस का। जब मतलब जैसे हमारा होता है ना, ब्रेक होता है सेशंस में, 3 सेशंस होते हैं, एक तो बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। तो अभी जो विंटर सेशन है वो बिगिन होने वाला है 29 नवंबर से। तो अभी क्या चल रहा है, ब्रेक। तो ऐसे ही जो यूएस का कांग्रेस है उसमें भी ब्रेक पीरियड होता है। तो इस ब्रेक पीरियड में कोडल जो है वो अलग अलग कंट्रीज में ट्रेवल करता है।
इंटरेक्शन ड्यूरिंग दीज ट्रेवल्स आर इम्पॉर्टेंट इन शेपिंग रिलेशंस विद द फॉरेन कंट्रीज। तो जो भी इंटरेक्शंस होता है इन ट्रेवल से वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन शेपिंग द रिलेशंस विद द फॉरेन कंट्रीज। तो इंडियाज कनेक्शन विद द यूएस कांग्रेस गोज बैक टू नवंबर 17 1954। तो इंडिया का जो कनेक्शन है यूएस के साथ बताया गया है काफ़ी पुराना है। 1954 नवंबर में एस्टेब्लिश हो गया था व्हेन वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के एस राधा कृष्णन प्रेजेंटेड द सीनेट विद अ गेवल टू रिप्लेस द आर ग्लास शेप्ड पीस ऑफ आइवरी that had shattered during a heated debate when Nixon had used it। अब देखो ये बताया गया है कि जो इंडिया का कनेक्शन है यूएस कांग्रेस के साथ वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है और 1954 से ही एस्टेब्लिश है। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है एस राधा कृष्णन, उन्होंने उनकी सीनेट को मतलब उनके अपर हाउस को एक गेवल प्रेजेंट किया था। गेवल होता है ना, जैसे हम कोर्ट में जाते हैं वो ऑर्डर जिससे करते हैं, वो हथौड़ा टाइप, उसको बोलते हैं गेवल। एक बार आप फिर भी देख लो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दिस इज गेवल। तो वहाँ पे जो एस राधा कृष्णन है उन्होंने सीनेट को गेवल दिया था, क्योंकि वहाँ पे जो आर ग्लास शेप्ड, आर ग्लास वो होता है ना जिसमें वो रेत चलता रहता है, ठीक है, जिससे टाइम का पता चलता है। तो वहाँ पे आर ग्लास शेप्ड पीस ऑफ आइवरी था, जिसको मतलब निक्सन और मतलब बाकी जो भी पार्लियामेंटेरियंस है वहाँ पे, जो कांग्रेसियंस हैं, उनके बीच में जो भी डिबेट चल रही थी तो उस टाइम पे वो टूट गया था। तो उसको रिप्लेस करने के लिए राधा कृष्णन ने एक सिंबॉलिक वे में गेवल को प्रेजेंट किया, ताकि जो डिबेट है वो काफ़ी अच्छे से हो, सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो टाइप करके। तो राधा कृष्णन होप्ड दैट द गेवल वुड इंस्पायर सीनेटर्स टू डिबेट, कि सीनेटर्स डिबेट करें विद फ्रीडम फ्रॉम पैशन एंड प्रिजुडाइज, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बात की गई है कि फ्रीडम और ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सिंबलाइज करता है जो गेवल एस राधा कृष्णन ने प्रेजेंट किया है। इन 2022 व्हेन द पार्लियामेंट सेलिब्रेट्स इट्स 70th ईयर, a formal arrangement with the Congress can institutionalize this unique relationship between representatives of US and India। तो 2022 में पार्लियामेंट अपनी 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगा और हो सकता है इस टाइम पे इंडिया और यूएस आपस में एक फॉर्मल अरेंजमेंट एस्टेब्लिश कर लें। इंडिया के पार्लियामेंट और यूएस का कांग्रेस अपने रिलेशंस को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए